किसी भी प्रोफेशनल का करियर सफर एक सीधी और आसान सड़क नहीं होता, है ना। ये कई उतार चढ़ाव, चुनौतियों और नई शुरुआतों से भरा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरे करियर लाइफ साइकिल को समझने वाले हैं। एक ऐसी नौकरी के फ्रस्ट्रेशन से लेकर जिसमें मन नहीं लगता, फाइनेंशियली स्मार्ट जॉब स्विच तक, और फिर रिटायरमेंट के बाद एक नए उद्देश्य की तलाश तक। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपने समय, पैसे और करियर के मकसद पर वापस कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। अब एक बार सोचिए, एक बेहद निराशाजनक सोमवार की सुबह, बीच करियर में अचानक किया गया एक जॉब चेंज और एक रिटायरमेंट पार्टी। इन तीनों बातों में आखिर क्या समानता हो सकती है? पहली नज़र में ये बिल्कुल अलग अलग फेज लगते हैं, लेकिन इन तीनों को जो एक चीज आपस में जोड़ती है वो है प्रोफेशनल एजेंसी, यानी अपने करियर पर अपना कंट्रोल। हर फेज में हम यही चाहते हैं कि हमारे करियर की स्टीयरिंग व्हील हमारे अपने हाथ में हो, ना कि हालात हमें कंट्रोल करें। इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। असंतोषजनक नौकरी में टिके रहना, काम की बाउंड्रीज सेट करना, स्मार्टली फाइनेंशियल ट्रांजिशन करना और आखिर में एक उद्देश्यपूर्ण रिटायरमेंट। तो आते हैं सबसे पहले हिस्से पर, करियर लिम्बो को पार करना, यानी एक असंतोषजनक नौकरी में कैसे टिके रहें। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई है जहां जॉब बिल्कुल पसंद नहीं, पर किसी मजबूरी की वजह से उसे तुरंत छोड़ भी नहीं सकते? इसे करियर लिम्बो कहते हैं और ये मेंटल लेवल पर बहुत थका देने वाला होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स का एक बड़ा ही दिलचस्प डेटा है। दुनिया भर में लगभग 48% कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम बहुत बिखरा हुआ और अस्त-व्यस्त है। लगातार आने वाली ईमेल्स, अचानक होने वाली मीटिंग्स और मैसेजेस की वजह से काम में रुकावटें आती रहती हैं। ये अकेला आंकड़ा बताता है कि आजकल वर्कप्लेस पर बर्नआउट इतनी आम प्रॉब्लम क्यों बन चुकी है। पर इस थकान की असली जड़ क्या है? करियर शिफ्टर्स ने इस पर एक बड़ा गहरा कोट दिया है। ये अवास्तविकता का एक कपटपूर्ण फैलाव है और ये इंसान को अंदर से खा रहा है। सच में, जब हमें अपना काम पसंद नहीं होता तो रोज सुबह उठकर एक झूठी मुस्कान और उत्साह का दिखावा करना पड़ता है। ये जो फेकिंग इट वाला फेज है ना, यही प्रोफेशनल थकावट का सबसे बड़ा कारण बनता है, जो इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। तो इस रोजमर्रा के स्ट्रगल से, इस डेली ग्राइंड से बचे कैसे? एक्सपर्ट्स ने इसके लिए कुछ बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। सबसे पहले, किसी भरोसेमंद सहकर्मी के साथ अपनी भावनाएं शेयर करने से काफी बोझ हल्का हो जाता है। अगर संभव हो तो काम के घंटे थोड़े कम करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। अपने काम को एक बड़े उद्देश्य यानी पर्पस के साथ कनेक्ट करके देखना एक और बेहतरीन तरीका है। साथ ही एक सीक्रेट साइड प्रोजेक्ट शुरू करना क्रिएटिव एनर्जी को वापस ला सकता है। और सबसे जरूरी, अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए अपने पर्सनल टाइम को सख्ती से प्रोटेक्ट करना। यही हमें ले आता है हमारे दूसरे पड़ाव पर, अपनी क्षमता की रक्षा करना, यानी प्रोफेशनल कार्य सीमाएं निर्धारित करना। यह एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। अक्सर लगता है कि हसल कल्चर और हर वक्त काम के लिए उपलब्ध रहने का मतलब ही सफलता है, पर रियलिटी इसकी बिल्कुल उलट है। एक सस्टेनेबल, लंबे समय तक टिकने वाला परफॉर्मेंस हमेशा शॉर्ट टर्म भागदौड़ से बेहतर होता है। जो इंसान अपनी बाउंड्रीज सेट करता है वो दरअसल ये दिखाता है कि वो अपने काम के प्रति सीरियस है और लॉन्ग टर्म वैल्यू देने के लिए अपनी एनर्जी सही से मैनेज कर रहा है। अब अगर करियर को पटरी से उतरने से बचाना है तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये 5 तरह की बाउंड्रीज समझना बहुत जरूरी है। समय और संचार की सीमाएं ये तय करती हैं कि वर्किंग आवर्स क्या हैं और लोग कब और कैसे संपर्क कर सकते हैं। फिर आती हैं कार्यभार और भावनात्मक सीमाएं, जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई अपनी लिमिट से ज्यादा काम ना ले और दूसरों का स्ट्रेस खुद पर हावी ना होने दे। और आखिर में भौतिक या डिजिटल बाउंड्रीज, जिसका सीधा मतलब है अपने वर्कस्पेस और डिवाइसेस का एक लिमिट में इस्तेमाल करना। यही बैलेंस मेंटल पीस की चाबी है। लेकिन बिना किसी को नाराज किए ना कैसे कहें? यहाँ हमें आक्रामक संचार और आत्मविश्वासी तटस्थता यानी कॉन्फिडेंट न्यूट्रलिटी के बीच का फर्क समझना होगा। सीधे मैं ये नहीं करूंगा कहना थोड़ा आक्रामक हो जाता है और इससे प्रोफेशनल रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसकी जगह कॉन्फिडेंट न्यूट्रलिटी इस्तेमाल करके एक ऑल्टरनेटिव दिया जा सकता है, जैसे मैं इसे अभी तो नहीं कर पाऊंगा, पर कल सुबह सबसे पहले इसे ही देख लूंगा। ये तरीका बिना किसी विवाद के बड़ी आसानी से बाउंड्रीज क्लियर कर देता है। चलिए अब सफर थोड़ा आगे बढ़ता है। आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो है मिड करियर का सबसे ट्रिकी हिस्सा, स्मार्ट वित्तीय करियर बदलाव, यानी अपने धन की रक्षा करना।
जब भी कोई पुरानी नौकरी छोड़कर नई शुरुआत करता है तो फाइनेंशियल फैसले बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि नौकरी छोड़ते ही अपना ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जल्दबाजी में ईपीएफ निकालने से ना सिर्फ भारी टैक्स लग सकता है, बल्कि ये भविष्य की एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा और कंपाउंडिंग वेल्थ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस चार्ट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कमाल देखिए। पहले और तीसरे बार को कंपेयर करें तो पता चलता है कि ईपीएफओ खाते पर हर साल जो 8% से ज्यादा का ब्याज जुड़ता है, वो एक इनएक्टिव अकाउंट को भी 58 साल की उम्र तक आते आते एक विशाल पूंजी में बदल देता है। सोचिए, अगर किसी ने 20 साल की उम्र में पैसे निकाल लिए तो वो आने वाले कई दशकों की इस बड़ी ग्रोथ को हमेशा के लिए खो देता है। तो फिर सही तरीका क्या है? जॉब ट्रांजिशन के दौरान ईपीएफ को मैनेज करने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोशिश करनी चाहिए कि लगातार 5 साल की सर्विस पूरी हो ताकि ये फंड टैक्स फ्री हो जाए। दूसरा, अपना केवाईसी और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन बिल्कुल अपडेटेड रखें। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, पैसे निकालने के बजाय अपना मौजूदा ईपीएफ बैलेंस नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं। इससे पैसा बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ता रहता है। और इसके साथ हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी चैप्टर पर, उद्देश्यपूर्ण रिटायरमेंट के बाद का करियर। पहले माना जाता था कि रिटायरमेंट का मतलब है काम खत्म, अब बस आराम करना है। लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा के मुताबिक आज़ादी के वक्त भारत में जीवन प्रत्याशा सिर्फ 31 वर्ष थी, जो आज बढ़कर 71 वर्ष हो गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 60 साल की उम्र अब कोई ठहराव या एंड पॉइंट नहीं रही, बल्कि ये तो एक नए लंबे अध्याय की शुरुआत है। इसी बात को लेकर स्टैनफोर्ड सेंटर ऑन लॉन्जेविटी की अप्रोच काफी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि उन्होंने 100 साल के जीवन का एक नक्शा जारी किया है। इस नजरिए से देखें तो समझ आता है कि 60 के दशक में पहुंचना काम का अंत नहीं है, बल्कि कई दशकों तक चलने वाला एक एक्टिव फेज है, जहां आपके दशकों के अनुभव का बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिटायरमेंट के बाद के सालों को कैसे मीनिंगफुल बनाया जाए, इसके बहुत से शानदार विकल्प मौजूद हैं। जैसे आपका बरसों का अनुभव किसी को भी युवा पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन मेंटर या टीचर बना सकता है। अपने ज्ञान को लिखकर शेयर करना भी एक बढ़िया रास्ता है। कॉर्पोरेट या संस्थागत बोर्ड्स को हमेशा अनुभवी लोगों की तलाश रहती है। यहाँ तक कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद अपना खुद का एक नया उद्यम यानी बिजनेस शुरू करते हैं, या फिर सोशल और वॉलंटियर वर्क से जुड़कर सोसाइटी में एक गहरा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि करियर का चाहे कोई भी पड़ाव हो, चाहे एक असंतोषजनक नौकरी में खुद को बनाए रखना हो, अपनी बाउंड्रीज सेट करना हो, जॉब बदलते वक्त अपने धन की रक्षा करना हो, या रिटायरमेंट के बाद एक नया मकसद ढूंढना हो, इन सब का बेस बस एक ही है, अपनी पेशेवर दिशा पर नियंत्रण रखना। इसलिए जाते जाते विचार करने के लिए एक अहम सवाल, पेशेवर नियंत्रण वापस पाने के लिए कल से उठाया जाने वाला वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बेहतर और उद्देश्यपूर्ण करियर की मजबूत नींव रख सकता है।